हेलो चैम्प्स, वेलकम टू दिस वीडियो एंड कंटिन्यूइंग विद आवर वीडियो सीरीज जहां हम डिस्कस कर रहे हैं हिडन जेम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और यहां बात हो रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया के बारे में। नाउ इतना बड़ा चैप्टर पढ़ते पढ़ते, इतने लॉन्ग पैराग्राफ्स लर्न करते करते, sometimes we tend to miss out on the small little points which are extremely important for your MCQs and also for the whole revision of the chapter। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये वीडियो सीरीज। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस कवर कर लिए। नाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया, इससे फ्री एजुकेशन बन गया एक फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन विद इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, इसका ईयर और इसका जो पूरा नाम है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। Then next, which 5-year plan recognized the importance of human resource development? The answer is 7th 5-year plan, जिसने actually cover किया था period from 1995 to 1990। इस 5-year प्लान में बोला गया था कि किसी भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में ह्यूमन कैपिटल को एक इंपॉर्टेंट रोल हमें असाइन करना ही होगा, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आवर्स विद लार्ज पॉपुलेशन। आपको पता है ये समय इंडिया के लिए वैसे भी एक क्राइसिस वाला समय था, तभी इसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। तो हमें देखो लार्ज पॉपुलेशन के डिसएडवांटेजेस तो पता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है ज्यादा पॉपुलेशन होने से, पॉवर्टी, इलिटरेसी, सो मच ट्रैफिक, पोल्यूशन, सो मच कंपटीशन, people not getting opportunities। so ये सब तो हमें प्रॉब्लम्स पता है। अब तो इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, बट पॉपुलेशन ज्यादा होने का अगर कुछ एक पॉजिटिव हम देख सकते हैं तो वो ये है दैट वी हैव मोर ह्यूमन रिसोर्स टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो 7th 5-year प्लान में यही कहा गया था कि किसी भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में हमें ह्यूमन कैपिटल को एक इंपॉर्टेंट रोल असाइन करना ही होगा, especially in a country like ours with large population, like I said। Then उसके बाद the Tapas Majumdar Committee, which was appointed by the government of India in the year 1999, उसने estimate किया था कि हमें around 1.37 lakh crore का खर्चा करना होगा एजुकेशन पे over a period of 10 years, अगर हम सभी बच्चों को स्कूल एजुकेशन देना चाहते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो ग्रोथ इन एजुकेशन सेक्टर वाला ब्रॉड टॉपिक है, उसके अंडर ये पॉइंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये जो 10 इयर्स का समय था, लगभग 1998-99 से लेकर 2006-07 तक का, हमें 1.37 लाख करोड़ का खर्चा करना होगा, तभी हम सभी बच्चों को स्कूल एजुकेशन दे पाएंगे। ओके, उसके बाद अबाउट 55 years ago एजुकेशन कमीशन ऑफ द ईयर 1964-66 उसने रेकमेंड किया था कि हमें कम से कम 6% ऑफ जीडीपी खर्च करना होगा एजुकेशन पर, अगर हम कुछ नोटिसेबल ग्रोथ देखना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में। बट अभी इट इज जस्ट अ लिटिल ओवर 4%, विच इज हाईली इनएडिक्वेट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। देन ड्यूरिंग 1952 to 2014 education expenditure as a percentage of total government expenditure increased from around 8% to around 16%, मतलब डबल हो गया। देखो, एजुकेशन पर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट, उसे हम दो तरीके से देखते हैं। वन, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट जो टोटल खर्चा करती है उसमें से कितना परसेंट वो एजुकेशन पे खर्च करती है। एंड टू, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये दो तरीके हैं जिससे हम देखते हैं एजुकेशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बताया हुआ है, दैट इज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड फ्रॉम 7.9 to 15.7%, रफली यू कैन से अराउंड 8% to 16%, मतलब डबल हो गया ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड अगर इसे देखें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो इट इंक्रीज फ्रॉम 0.64% to 4.13%। तभी हमने बोला है कि इट इज अ लिटिल ओवर 4%, बट अभी भी ये इनएडिक्वेट है, क्योंकि रेकमेंडेशन जो 55 years ago हुई थी उसके अकॉर्डिंग भी 6% ऑफ जीडीपी हमें खर्च करना चाहिए एजुकेशन पर। ऑल राइट, उसके बाद
वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो आपको पता है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. तो वहां पे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ जब हम पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट दिस कि हेल्थ पे जो हम खर्चा करते हैं वो किस किस तरह का हो सकता है. प्रिवेंटिव मेडिसिन, जैसे कोविड के समय हमें जो वैक्सीन लगी तो दैट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन. और जब हम इन्फेंट थे तो हमें कितनी सारी वैक्सीन लगती थी, सो दैट इज ऑल्सो प्रिवेंटिव मेडिसिन. क्यूरेटिव मेडिसिन, जब आप बीमार पड़ जाते हैं फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और खर्चा करते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं, कंसल्टेशन फीस देते हैं, तो वो हो गई क्यूरेटिव मेडिसिन. देन सोशल मेडिसिन, दिस इज स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी. जैसे कोविड के समय गवर्नमेंट ने कितना कोशिश की हेल्थ लिटरेसी स्प्रेड करने की, थ्रू न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग्स, एफएम पे भी कितना आता था, इवन फोन कॉल करने से पहले भी देयर वाज अ मैसेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी. ऐसे ही जब डेंगू स्प्रेड हो जाता है तो फिर कितने मैसेजेस आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से दैट वी शुड नॉट डू दिस, नॉट डू दैट, टेक प्रिकॉशंस एंड स्टफ लाइक दैट. देन प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन, ये खर्चा होता है हेल्थ पर. All right. उसके बाद in India, the ministries of education at the union and state level, departments of education and various organizations like NCERT, UGC, All India Council of Technical Education facilitate the education sector. जैसे आपको पता है कि यूनियन लेवल पर एजुकेशन मिनिस्ट्री है जिसे HRD मिनिस्ट्री भी कहते हैं, स्टेट लेवल पर एजुकेशन मिनिस्ट्रीज है. आपके स्टेट में जैसे एजुकेशन मिनिस्टर्स होंगे. यूनियन लेवल पर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस समय है धर्मेंद्र प्रधान जी, राइट. देन देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो एजुकेशन सेक्टर में है, लाइक NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, UGC. अगर आपको प्रोफेसर बनना है कॉलेज में तो आप UGC का एग्जाम देते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. इसमें हम NTA भी कह सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो वेरियस कंपेटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जैसे CUET भी. एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. सो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, ये सभी हमारे एजुकेशन सेक्टर को देखती हैं. Then the growing emergence of epidemics and pandemics. Now आपकी बुक में एक बहुत ज्यादा important paragraph है in this chapter जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी further in the video, which is very interesting, very relevant. उसमें बताया हुआ है, वहां से हमने ये लाइन पिक की हुई है कि आजकल जो इतने ज्यादा एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स देखने को मिल रहे हैं. एपिडेमिक यानी जब एक सोसाइटी में, जब एक एरिया में कोई डिजीज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है तेजी से, तो उसे एपिडेमिक कहते हैं. और पैंडेमिक तो आपको पता है जब एक डिजीज कई सारी कंट्रीज को या कई सारे कॉन्टिनेंट्स को अफेक्ट करता है. तो आजकल एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स बढ़ गए हैं, इसलिए जरूरत है रिसर्च वर्क की. किस फील्ड में? इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट की. अगर कोई ऐसा डिजीज स्प्रेड हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है, एंड ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स. और इसके लिए हमें मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग की जरूरत है. मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग का मतलब होता है कई सारे फील्ड्स ऑफ स्टडी को कंबाइन करके पढ़ना, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिसमें हम बायोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस को साथ में मिलकर पढ़ते हैं. कॉग्निटिव साइंस जिसमें हम साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस को साथ में पढ़ते हैं. तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है. दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, इससे कोई ना कोई MCQ बन सकता है. सो द ग्रोइंग इमर्जेंस ऑफ एपिडेमिक्स and pandemics, it calls for collaborative research in infectious disease management and development of vaccines. Then elementary education जो basically primary education होता है, that takes a major share of total education expenditure and the share of higher or tertiary education is the least. मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो खर्चा किया जाता है एजुकेशन पर, उसमें अगर हम देखें तो एलिमेंट्री एजुकेशन पे ही ज्यादा खर्च होता है, बट टर्शरी या हायर लेवल ऑफ एजुकेशन पे इतना खर्चा नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से. इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि अगर हम एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट देखें तो वो टर्शरी सेक्टर में ज्यादा है. एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट देखें तो वो टर्शरी सेक्टर में ज्यादा है. कैसे? क्यों? देखो, एक्सपेंडिचर
पर स्टूडेंट कैसे निकलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है एजुकेशन पर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टर्शरी सेक्टर में स्टूडेंट्स का नंबर भी कम है, तो पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर टर्शरी सेक्टर में ज्यादा है, टर्शरी सेक्टर ऑफ एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन। तो ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान में रखें कि अगर हम वैसे देखें गवर्नमेंट का जो टोटल खर्चा होता है एजुकेशन पर, उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन का शेयर ज्यादा है हायर एजुकेशन से, बट अगर हम एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट देखें तो वो टर्शरी या हायर एजुकेशन में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो कम है। ठीक है, देन एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स प्राइमरी एजुकेशन। ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में आया था इन द ईयर 2020, उसमें पूछा था एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स प्राइमरी एजुकेशन एंड मिडिल एजुकेशन, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर था फॉल्स, एलिमेंट्री में सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन कवर होती है। ठीक है, देन डैश states that the world is undergoing rapid changes in the knowledge landscape. दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, ये बात हमें किसने बोली? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ आपकी बुक में गिवन है। मेक श्योर टू रीड दैट नाइसली, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी वो पैराग्राफ। Okay, then quality of education is measured in terms of years of schooling and enrollment rates. Is it true or false? The answer is false. देखो, अगर number of years of schooling बढ़ रही है कि on an average ज्यादा सालों तक लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं, बीच में ड्रॉप नहीं करते, और एनरोलमेंट रेट्स भी अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, खुशी की बात है, इससे पता लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है एजुकेशन में। बट क्या इससे ये पता लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो रही है? नॉट एग्जैक्टली। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एनरोलमेंट रेट्स बढ़ रहे हैं या ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बढ़ रहा है तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स अच्छी हो रही है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी हो रही है, या जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ग्रेट हाइट्स अचीव कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम इससे मेजर नहीं कर सकते। हाँ, इससे हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है एजुकेशन में, विच इज अ गुड थिंग, बट नॉट नेसेसरीली द क्वालिटी इज इंप्रूविंग, राइट? तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बुक में गिवन है, देखकर जाएंगे। देन सर्व शिक्षा अभियान एक कैंपेन स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, 2001 का ये कैंपेन है, और इसका जो थीम था दैट वाज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब सभी बच्चे स्कूल जाएं और स्कूल अटेंड करें रेगुलरली। इसकी एक बहुत ही प्यारी सी एडवर्टाइजमेंट भी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड इट वाज वेरी पॉपुलर। सो व्हेन आई वाज लिटिल तो बहुत ज्यादा टीवी पे वो देखने को मिलती थी, एंड द म्यूजिक वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। सो देयर वाज अ लाइन लाइक स्कूल चले हम, समथिंग लाइक दिस। तो दैट वाज सर्व शिक्षा अभियान, कि सभी बच्चे स्कूल जाएं, सभी बच्चों को शिक्षा मिले, राइट? Then human capital treats human beings as a dash to an end, as a means to an end. देखो, दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पढ़ने अच्छे से, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल थोड़े सेल्फिश सोच है, ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स एक जरिया है टू रीच द एंड, एंड व्हाट इज द एंड? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। बट ह्यूमन डेवलपमेंट एक सेल्फलेस अप्रोच है, वो कहती है कि ह्यूमन बींग्स कोई जरिया नहीं है, वो खुद में ही एक एंड है, क्योंकि हमें ह्यूमंस का वेलफेयर करना है, ह्यूमन वेलबीइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज प्रोडक्टिव, चाहे उससे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बढ़े या ना बढ़े, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की सोच है। बट ह्यूमन कैपिटल, लाइक आई सेड, थोड़ी सेल्फिश सोच है, इसमें हम ह्यूमन बींग्स को एक जरिया मानते हैं टू रीच एन एंड, एंड व्हाट इज द एंड? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, राइट? Okay, then, as per NSSO data, in the year 2011-12, the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural areas was 19%, और उनके urban counterparts यानी youth male जिन्होंने graduation की है but वो urban area में है, उनमें भी unemployment बहुत ज्यादा देखने को मिली, slightly less but still 16%. So this if you can remember. All right, after this, literacy rate as per 16-17 is 76%. अगर आप याद रख सकते हो अच्छी बात।
इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये पॉइंट्स आपकी बुक में एक पैराग्राफ की फॉर्म में गिवन है, बट आई हैव मेड दीज लाइक ब्रॉड हेडिंग्स, तो आपके लिए याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा। एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आपकी स्किल्स अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, आप मशीन्स को भी ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाओगे अगर आप खुद स्किल्ड होगे, एक्सपर्ट हो गए अपनी फील्ड में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, अगर लोग स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, तो वो कुछ नया भी बनाएंगे, इनोवेशंस भी होंगी, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स भी होंगी कंट्री में। की रोल इन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ये हम इसमें 7th 5-year प्लान की बात कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आप पढ़े लिखे होंगे, स्किल्ड होंगे, तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं एंड देन यू कैन लिव अ बेटर लाइफ। पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड, एक इंसान जो एजुकेटेड है, स्किल्ड है अपनी फील्ड में, और एक जो पढ़ा लिखा नहीं है, उनकी सोच में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आप इसे करेंगे। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इज द बेस फॉर कंसेप्चुअलाइजिंग ह्यूमन कैपिटल, तो दिस इज एक्चुअली फिजिकल कैपिटल। आप ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल का डिफरेंस भी पढ़कर जाना, देयर यू विल गेट दिस लाइन। तो जो मशीन्स है, पहले हमने देखा कि मशीन्स हम अगर बेटर यूज कर रहे हैं, एडवांस्ड मशीनरी यूज कर रहे हैं, तो टाइम बच रहा है, ज्यादा अच्छी आउटपुट हो रही है। तो उसी से तो फिर हमने ये सोचा कि ह्यूमन कैपिटल का भी एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर ह्यूमन बीइंग ज्यादा एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, एजुकेटेड है, तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल एक्चुअली लेड टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देन indicators of educational achievements in a country, educational achievements हैं ये, not necessarily quality of education इससे better हो रही है, but there are 3 achievements: adult literacy rate, youth literacy rate and primary completion rate। ये आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, वहां पर लिखा है, तो उस टेबल का एनालिसिस भी आपको करना आना चाहिए। अगर आपको टेबल का एनालिसिस करना नहीं आता तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। देन डैश इज अ रिच इंग्रेडिएंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इससे रिलेटेड एक पिक्चर भी गिवन है, इट्स नॉट वेरी क्लियर पिक्चर बट यू कैन स्टिल सी व्हाट्स रिटन अंडर इट। साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इज अ वेरी रिच इंग्रेडिएंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर, इसका मतलब यही हो गया कि जिन्होंने साइंस में बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है, जो साइंस में बहुत स्किल्ड है, साइंटिस्ट हैं या टेक्निकली बहुत साउंड है, तो वो ह्यूमन कैपिटल का एक बहुत अच्छा सोर्स है। नाउ दिस इज द पैराग्राफ व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ कोर्स इन द ईयर 2020, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। बहुत इंटरेस्टिंग, दिस इज माय फेवरेट पेज इन योर बुक Indian Economic Development NCERT में। This is my favorite because this is very relevant, this is very latest also. So it states that the world is undergoing rapid changes in the knowledge landscape, मतलब टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, with various dramatic scientific and technological advances such as rise of big data, machine learning, artificial intelligence. Many unskilled jobs worldwide may be taken over by machines, while the need for a skilled workforce, particularly in the field of mathematics, computer science, data science, especially in conjunction with multidisciplinary abilities, जब मैंने बताया कि जब कई सारी स्टडीज को हम कंबाइन करते हैं, लाइक फिनटेक, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, मैंने एग्जांपल दिया था आपको कॉग्निटिव साइंस का, आजकल और नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया साइकोलॉजी एंड फाइनेंस। सो दिस इज व्हाट इज, जिसकी फ्यूचर में डिमांड होने वाली है अक्रॉस द साइंसेज एंड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। साइंस और ह्यूमैनिटीज को मिक्स कर दो, जैसे कॉग्निटिव साइंस, साइकोलॉजी एंड साइंस, न्यूरो साइंस will be increasingly in greater demand, and climate change
is a big issue. With climate change, increasing pollution and depleting natural resources, there will be a sizable shift in how we meet the world's energy, food, water, and sanitation needs, again resulting in the need for new skilled labor, particularly in biology, chemistry, physics, agriculture, climate science, and social science. Then this was the line which we picked. The growing emergence of epidemics and pandemics will call for collaborative research in infectious disease management and development of vaccines. ये भी एक important sentence है. There will be a growing demand for humanities and arts as India moves towards becoming a developed country as well as among the 3 largest economies in the world. तो 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में हमारा नंबर आना चाहिए. अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ जीडीपी हम 5th नंबर पे हैं वर्ल्ड में. यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया. और अभी हम कह रहे हैं कि 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री भी बनना है. This policy vision suggests how human capital formation in India will move its economy to a higher growth trajectory based on knowledge landscape. IT की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हम आगे आने वाले हैं. एंड आपको पता ही है कि इंडिया इज ऑन अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट. आने वाले कुछ 10-20 years इंडिया के लिए गोल्डन साबित होने वाले हैं. And we are really proud of it and looking forward to it. Now, he is the current Union Education Minister, धर्मेंद्र प्रधान जी. Very recent news, अभी बहुत recently 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कहा है कि IITs और IIMs को भी एडवाइस किया कि आप भी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर चलो in accordance with the National Education Policy 2020. So this is very recent, so I thought I should share this with you. Then in 2014-15 the per capita public expenditure, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, on elementary education differs considerably across states from as high as rupees 34,651 in Himachal Pradesh to as low as 4,088 in Bihar. This leads to differences in educational opportunities and attainments across states. मतलब बहुत ज्यादा inequality है. पर कैपिटा मतलब पर स्टूडेंट हो गया. खर्चा जो कर रही है गवर्नमेंट ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन वो कुछ स्टेट्स में तो इतना ज्यादा है, लाइक 34,651 इन हिमाचल, एंड कुछ स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा कम है, लाइक ऑलमोस्ट जस्ट 4,000 रुपीज इन बिहार. सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट विच यू शुड सी. देन प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है अपनी कंट्री में? ऑफ कोर्स हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, जिस वजह से सभी लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही, जॉब्स नहीं मिल पा रही. माइग्रेशन टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, ब्रेन ड्रेन, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग. कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है, डिमांड नहीं है, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई नहीं है. सो दिस इज इम्प्रॉपर प्लानिंग. लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड. हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो डिग्री ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. इनएफिशिएंट सिस्टम और पॉवर्टी. Then this picture is also given in your book. इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, इट्स नॉट वेरी क्लियर बट स्टिल इसमें दिखाया गया है माइग्रेशन, कि कैसे लोग अपने होम टाउन्स को छोड़कर या तो बिगर सिटीज में जाते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं. बट दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, राइट, विच इज अगेन अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2016-17 के डेटा के अकॉर्डिंग मेल्स में है 67 years और फीमेल्स में 70 years. दिस इज द लेटेस्ट डेटा दैट वी हैव इन द बुक. इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी जो एक बॉक्स में गिवन है, इससे रिलेटेड बात वो आप पढ़ के जाएंगे. कैसे बताया हुआ है कि टेक्नोलॉजी कैसे छोटे छोटे गांव तक पहुंच गई है और वहां पे भी लोग ईमेल्स यूज करते हैं. सो दिस इज अ बिग चेंज एंड इट्स अ पॉजिटिव चेंज. देन ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफरेंस आप पढ़कर जाएंगे. जैसे मैंने आपको बताया था, ह्यूमन कैपिटल थोड़ी सेल्फिश सोच है. ये कहती है कि ह्यूमन कैपिटल एक मीन्स टू एन एंड है और एंड इज द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी या इंक्रीज इन प्रोडक्शन. ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कोई जरिया नहीं है, दे आर एंड्स इन देमसेल्व्स. उनका वेलफेयर, उनका वेल बीइंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
ह्यूमन बींग्स की एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा ही प्रोडक्टिव माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स एक हेल्दी लाइफ जी सके और वो लिटरेट हो सके, ये उनका राइट है, अधिकार है। सो ये डिफरेंस आप पढ़कर जाएंगे। देन ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है एजुकेशन पर, उसे हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टू एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. Then dash is the process of acquiring and increasing the number of persons who have skills, education and experience which are critical for economic and political development of a country. This process is called human capital formation. Addition to the skills. एक human capital है, which is the stock of skills, ability, experience, education which the people have in a country at a point of time. तो human capital एक stock concept है और human capital formation एक flow concept है, because it refers to addition to that stock of ability, expertise, education, right? So these were some very, very important points from human capital formation in India. I hope this video helped you. If it did, please give it a thumbs up. और बाकी सभी चैप्टर्स के हिडन जेम्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।